नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 23 अगस्त 2023 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज देखो ऐतिहासिक दिन है 23 अगस्त 6:04। अद्भुत क्षण देखने को मिलेंगे जब चंद्रयान 3 लैंड करेगा मून पर। इंतजार रहेगा इन मूवमेंट्स का, सबको इंतजार रहेगा। 3 आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आरबीआई के द्वारा एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है और इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल भी, जजेस को अपनी एसेट्स डिक्लेयर करनी चाहिए। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल जजेस के द्वारा अपनी एसेट्स को डिक्लेयर करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, सभी पब्लिक फंक्शनरीज को, जैसे वो लोग जो इलेक्शन लड़ते हैं, वो लोग जो एमएलए या फिर एमपी बन जाते हैं, या फिर ब्यूरोक्रेट्स यानी सिविल सर्वेंट्स हैं, सबको ना किसी फॉर्म में अपनी जो एसेट्स है ना, एनुअल एसेट डिक्लेयर करनी पड़ती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर सिविल सर्वेंट्स के लिए जो सर्विस कंडीशंस एंड कंडक्ट रूल्स है ना, इन रूल्स के अकॉर्डिंग सभी सिविल सर्वेंट्स को अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टीज, जैसे कोई जमीन है, जायदाद है, घर है, इन सब के बारे में एनुअल रिटर्न फाइल करने होते हैं, बताने होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को। इसके बाद जो दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये सिविल सर्वेंट्स के जो लेटेस्ट एसेट्स हैं ना, वो अपलोड करते हैं वेबसाइट पर अंडर देयर कोड ऑफ एथिक्स। उसी प्रकार से आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देख लीजिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ना शपथ लेने के बाद 90 दिनों के अंदर अंदर अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज़ बतानी होती हैं। इनको तो इवन इलेक्शन लड़ने से पहले भी जो नॉमिनेशन फाइल करते हैं ना, ये उसमें भी इनको अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में बताना होता है। इवन परिवार के दूसरे लोग, फॉर एग्जांपल हस्बैंड या वाइफ, बच्चे, उनके नाम पे क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, मूवेबल, इमूवेबल, वो भी सब बताना होता है। मूवेबल जैसे जिसे आसानी से मूव किया जा सके, फॉर एग्जांपल कैश है, कैश को आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो। इमूवेबल एसेट, फॉर एग्जांपल कोई जायदाद है, प्रॉपर्टी है, उसको थोड़ी ना आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हो। उसको लिक्विडेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, प्रॉपर्टी को बेचने में थोड़ा वक्त लगता है। आप ना माई नेता वेबसाइट पे जाइए, माई नेता, इसमें ना आपकी विधानसभा क्षेत्र से यानी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो भी एमएलए है, उसकी आप सारी एसेट देख सकते हो। इवन जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था, उनकी भी आप एसेट देख सकते हो। आपका एमपी, उनकी एसेट देख सकते हो, सब देख सकते हो। माई नेता पे आप सर्च मार के देखिए जो भी आपका विधायक या एमपी है उनके बारे में। तो राइटर ने ये कहा कि सारे जो पब्लिक फंक्शनरीज हैं ना, उनको एक फॉर्म में या फिर किसी दूसरे इनडायरेक्ट फॉर्म में अपनी एसेट्स बतानी ही पड़ती हैं। लेकिन जजेस जो हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस, ये अपनी एसेट्स डिक्लेयर करें, इसके लिए अभी कोई प्रोविजन नहीं है। 7 मई 1997 को सुप्रीम कोर्ट ने ना एक फुल कोर्ट की मीटिंग में एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था। उस रेजोल्यूशन का नाम था द रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ। मतलब जजेस को किस प्रकार से बिहेव करना चाहिए, जजेस किन वैल्यूज को फॉलो करें, वो सारी चीजें थी इस रेजोल्यूशन में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 7 मई 1997 को अडॉप्ट किया गया था। 1997 के इस रेजोल्यूशन ने तो देखो मैंडेटरी बना दिया था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हर एक जज के लिए, इवन चीफ जस्टिस के लिए, कि आप अपनी एसेट और लायबिलिटीज़ बताओगे उस समय जब आपकी अपॉइंटमेंट हुई है, और इसके बाद हर साल की स्टार्टिंग में आप अपनी एसेट और लायबिलिटीज़ के बारे में बताओगे। फॉर एग्जांपल रीता, अब फीमेल एग्जांपल्स भी हम लेंगे। रीता नाम की जज चुनी गई हैं, जब उनका चुनाव हुआ है तब उनको अपनी एसेट और लायबिलिटीज़ बतानी पड़ेंगी, और अगले साल, मान लीजिए 2023 में जब उनकी अपॉइंटमेंट हुई, उस साल तो बता ही दिया अपॉइंटमेंट के समय, अगले साल 2024 के स्टार्टिंग में भी रीता को अपनी बतानी होगी एसेट और लायबिलिटीज़। ये बात कही गई थी कब? 1997 की रेजोल्यूशन में जो सुप्रीम कोर्ट ने अडॉप्ट किया। उसके बाद 26 अगस्त 2009 को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फुल बेंच की मीटिंग में ये डिसाइड किया था कि जजेस जो हैं अपनी एसेट्स डिक्लेयर करेंगे पब्लिक के लिए, और सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है ना, वहां पे जजेस की एसेट और लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन डाल दी जाएगी। सेम बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट की सेम बेंच ने उसके बाद 8 सितंबर 2009 को ये रेजोल्यूशन पास किया कि देखो 31 अक्टूबर 2009 से पहले
एसेट डिक्लेयर करना वॉलंटरी है। समझ गए? कुछ जजेस ने मना किया होगा तभी उन्होंने इसे वॉलंटरी बना दिया कि 31 अक्टूबर 2009 से पहले एसेट डिक्लेयर करना वॉलंटरी है। अभी देखो, आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाओगे ना, आपको 55 जजेस की एसेट और लायबिलिटी से संबंधित इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन लास्ट जो इंफॉर्मेशन अपडेट हुई थी ना, वो 31 मार्च 2018 को हुई थी। उसके बाद तो 5 साल हो गए, कोई अपडेशन नहीं हुआ है। इन 55 जजेस की एसेट एंड लायबिलिटी से संबंधित भी कोई इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं हुई है। और अगर हम बात करें हाई कोर्ट्स की, सिर्फ 5 हाई कोर्ट्स देश में ऐसी हैं जिनकी वेबसाइट पर यह इंफॉर्मेशन मिलती है, और वो भी बहुत कम जजेस की, सभी जजेस की नहीं, बहुत ही कम जजेस की। पहली तो बात, सभी हाई कोर्ट्स ने ये इंफॉर्मेशन नहीं डाली है, और 5 ने डाली है, वो भी बहुत कम जजेस की डाली है, 2-4 की डाल दी, बस फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। इसके बाद राइटर कहते हैं, देखो पार्लियामेंट में ना 2010 में एक बिल आया था, जुडिशियल स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी बिल, ताकि जजेस की भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सके, वो अपनी मनमानी ना करें। बिल में यह बोला गया था, अगर किसी जज के खिलाफ कोई कंप्लेंट आती है तो उसमें कैसे जांच की जाएगी, कैसे एक्शन लिया जाएगा उस जज के अगेंस्ट। अगर कोई कंप्लेंट आती है, जांच होती है, तो कैसे की जाएगी, एक्शन कैसा होगा। इसके साथ साथ इस बिल में यह भी कहा गया था कि जजेस जो हैं अपनी एसेट और लायबिलिटीज डिक्लेयर करें। और सबसे लास्ट में बिल में कुछ स्टैंडर्ड्स भी बताए गए थे जो जजेस को फॉलो करने हैं एज ए जज काम करते हुए। ये बिल जो था ना 2010 वाला, ये एक प्रकार से रिप्लेस कर रहा था जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 को। क्या ये बिल पास हुआ? नहीं, बिल पास नहीं हुआ। 15वीं लोकसभा जब डिसॉल्व हो गई थी, उसके साथ ही ये बिल भी लैप्स कर गया, और 16वीं और 17वीं लोकसभा में ये बिल फिर से वापस नहीं लाया गया। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने ये तो बोला है कि जनता का ये हक है, पब्लिक का ये हक है कि वो एमएलएज और एमपीज की एसेट जाने। तो इस लॉजिक के साथ तो देखो, इवन जनता का हक ये भी है कि जो जजेस काम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, उनकी भी एसेट जनता को पता होनी चाहिए। जो लिटिगेंट है, जिन्होंने पिटीशन फाइल की है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, उनको पता होना चाहिए। इससे जो लिटिगेंट्स हैं उनका जो ट्रस्ट है जुडिशरी में और ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो लॉजिक दूसरों के लिए लगाती है, अपने लिए नहीं लगाती है। हाल ही में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस लॉ एंड जस्टिस ने सोचा कि अब ये बिल्कुल ठीक मामला है, इस पे चर्चा होनी चाहिए और इस बिल को फिर से वापस लाना चाहिए। तो सर्वसहमति से ये कमेटी इस नतीजे पर पहुंची कि जो भी पब्लिक फंक्शनरी हैं, जो सरकार के खजाने से सैलरी लेता है, इसके साथ साथ जो टैक्स पेयर के पैसों से अपनी सैलरी लेता है, वो खुद से ही अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बताए, चाहे वो किसी भी पोजीशन का हो, चाहे वो बड़ी पोजीशन पे हो, छोटी पोजीशन पे हो। सबको, जो पब्लिक फंक्शनरीज हैं, उनको अपनी प्रॉपर्टी से संबंधित डिटेल्स जो हैं वो डिक्लेयर करनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो रेजुलेशन अडोप्ट किया था ना कि वॉलंटरी बेसिस पे जजेस जो हैं अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल्स डिक्लेयर करें, ये आज भी लागू है, लेकिन इसको कंप्लाई नहीं किया जा रहा है जजेस के द्वारा। तो ये एथिक्स का एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल है कि जजेस जो न्याय करते हैं खुद एक बढ़िया एथिक्स का एग्जाम्पल नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब होना ये चाहिए ना कि जजेस तो समाज के लीडर हैं, इनको तो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि देखो भैया, हम ईमानदार हैं, हमने अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल रिलीज की है। बाद में जब वो जजमेंट देंगे ब्यूरोक्रेट से संबंधित और करप्ट लीडर से संबंधित, तो उसकी कितनी रिस्पेक्ट होगी। तो लास्ट में कहा जाता है कि सरकार को ना कोई कानून बनाना चाहिए इस मुद्दे पर, ताकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के लिए ना ये मैंडेटरी हो कि वो एनुअल बेसिस पे अपनी प्रॉपर्टी संबंधी डिटेल्स जारी करें। और ऑलरेडी जो कानून है उनमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1958, हाई कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1954, इनमें बदलाव किया जा सकता है, या फिर अलग से भी कानून लाया जा सकता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो कोलिजियम है वो इस बारे में कोई ऑर्डर जारी कर सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपनी एसेट्स डिक्लेयर करने से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो आरबीआई से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। अगला आर्टिकल ना आरबीआई से संबंधित है। आरबीआई के द्वारा ना एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट, ताकि
क्रेडिट देना और भी ज़्यादा आसान हो सके, खास करके स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, छोटे और मंझले किसान को, डेयरी फार्मर्स को, इन सब को। मतलब ये जो सेक्शन है ना, इन सब को जो मैंने नाम लिए हैं ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है। देखो आमतौर पे ना जो छोटे और मंझले किसान होते हैं, छोटी एंटरप्राइजेज होती हैं, फर्म्स होती हैं, उनको लोन नहीं मिलता। लोन क्यों नहीं मिलता? जिसका एक बड़ा कारण ये है, इनके पास ना गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं होता। जब देखो गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं होता तो बैंक से ये लोन मांगने जाते हैं ना, बैंक को बहुत ज़्यादा ना वेरिफिकेशन करनी पड़ती है चीज़ों की कि ये जो बिजनेस कर रहे हैं कितना सस्टेनेबल है, क्या पास्ट में कभी लोन लिया है, नहीं लिया है तो चुकाया है क्या नहीं चुकाया है। बहुत सारी चीज़ों की ना वेरिफिकेशन बैंक को करनी पड़ती है इन केसेस में जब कोई चीज़ गिरवी नहीं रखी जाती है। तो आमतौर पे ना बैंक बहुत ज़्यादा या तो डिले कर देते हैं लोन देने में, या फिर देते भी नहीं। बैंक वाले सोचते हैं कि यार लोन देना है 1.5 लाख का, लेकिन इतनी सारी वेरिफिकेशन कौन करे, इतना तो नुकसान हो जाएगा, टाइम जाया होगा, इससे अच्छा मना कर देते हैं लोन के लिए। तो इनको ना फॉर्मल क्रेडिट मिलता नहीं है, छोटे मंझले किसानों को, इसके साथ साथ छोटी फर्म्स को इनको मिलता नहीं है। तो इसलिए लोकल मनी लेंडर से लोन लेते हैं। लोकल मनी लेंडर से ये लोन लेते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट पर इनको लोन मिलता है। बाद में ये इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्ज बढ़ जाता है, डेट ट्रैप में फंस जाते हैं किसान। अब ये प्लेटफॉर्म जो आरबीआई के द्वारा बनाया गया है, ये ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। इसमें क्या है, इसमें ना सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है ना, जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, सभी बैंकों की इंफॉर्मेशन आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की सारी इंफॉर्मेशन आएगी, जो भी उन्होंने स्कीम चलाई है उसके वो बेनिफिशियरी हैं क्या नहीं है। इसके अलावा आधार कार्ड से संबंधित इंफॉर्मेशन आएगी इस प्लेटफॉर्म पे। इसके साथ कई राज्यों में जैसे लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइज हो गए हैं, वो इंफॉर्मेशन आएगी। मतलब जितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ना, किसी पर्सन से संबंधित, क्रेडिट से संबंधित, पैसों के लेन देन से संबंधित, सारी इंफॉर्मेशन इस टेक प्लेटफॉर्म पर एक जगह पर आ जाएगी। अब मान लीजिए एक वुमन फार्मर है जिनका नाम है नीता अंबानी नहीं, नीता किसान है। अब नीता जो है लोन लेने गई बैंक ऑफ बड़ौदा के पास में। बैंक ऑफ बड़ौदा इस प्लेटफॉर्म पे ना, पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट, इस प्लेटफॉर्म पे जाके ना नीता से संबंधित ना सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेगा कि नीता ने पहले कभी लोन लिया है, नहीं लिया है। नीता का आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन यहाँ पे होगी तो ये पता लग जाएगा कि कौन कौन सी स्कीम की बेनिफिशियरी हैं या फिर नहीं है। लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइज होंगे तो ये पता लग जाएगा कि इनके नाम पे कोई लैंड है क्या नहीं है। सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, इस प्लेटफॉर्म पे जाके पता लग जाएंगी बैंक ऑफ इंडिया को। बैंक ऑफ इंडिया ना जल्दी फैसला ले सकेगा कि नीता को लोन देना है क्या नहीं देगा। पहले क्या होता था कि बहुत सारी वेरिफिकेशन एक बैंक को करनी पड़ती थी, बहुत समय लग जाता था। अब सारी इंफॉर्मेशन एक ही टेक प्लेटफॉर्म पर पड़ी होंगी तो ना बैंक के लिए ना ये डिसीजन लेना आसान हो जाएगा, जल्दी वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो नीता जैसे हजारों लोगों को लोन जल्दी मिल जाएगा, फॉर्मल क्रेडिट ज़्यादा मिलेगा, बैंक को ज़्यादा भरोसा होगा। जिनको लोन लेना है ना, बोरोवर, उनको ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी बैंकों को कन्विंस कराने के लिए कि भैया दे दो, मैं चुका दूंगा, मेरी पास्ट हिस्ट्री चुकाने वाली रही है। अब वो खुद ही देख सकेंगे, बैंक सारा पास्ट रिकॉर्ड खुद ही आसानी से देख सकेंगे, सारी एंटिटीज़ की इंफॉर्मेशन एक जगह पड़ी होगी, तो उनको कन्विंस कराने में ना बोरोवर्स को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो सिग्निफिकेंट इसलिए भी है, 2021 में ना नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिस्ट ने ना ये ऑब्जर्व किया था, इवन जो बढ़िया से डेवलप्ड रीजन्स है ना, वहाँ पर भी छोटे और मार्जिनल जो फार्मर्स है ना, उनको क्रेडिट का एक्सेस नहीं मिलता बैंकों से, मजबूरी में मनी लेंडर से लोन लेना पड़ता है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये काफ़ी प्रॉब्लम्स को सोल्व करेगा और ज़्यादा फॉर्मल क्रेडिट मिलेगा ज़रूरतमंद लोगों को। खास करके ना जो स्मॉल टिकट लोन्स है ना, 1.5 लाख का, 2 लाख का, ये जल्दी मिल सकेंगे ज़रूरतमंद लोगों को, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में मिलेंगे, ट्रांजैक्शनल कॉस्ट भी कम आएगी बैंकों के लिए और टाइमली लोन मिलेंगे। अभी पायलट बेसिस पे ये प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। ये देखो पायलट प्रोजेक्ट है अभी, ये कुछ प्रोडक्ट्स के लिए है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड लोन अप टू 1.6 लाख पर बोरोवर, डेयरी फार्मर्स को लोन, एमएसएमईज के लिए बिना कोलेटरल का लोन,
इसके अलावा पर्सनल और होम लोन थ्रू पार्टिसिपेटिंग बैंक्स, अभी इन सब के लिए है, ये जो प्लेटफॉर्म है ना इन सब के लिए एप्लीकेबल होगा अभी फ़िलहाल। धीरे धीरे बाकी जो सेक्शंस है ना उनके लिए भी ये प्लेटफॉर्म काम करने लगेगा, और उम्मीद ये है कि फॉर्मल क्रेडिट यानी बैंकों से क्रेडिट जो है अब ज़्यादा मिलेगा इन लोगों को, इन सेक्शंस को। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से संबंधित है। हमारे सिलेबस में ना जीएस पेपर 2 है और वहाँ पे ये टॉपिक है सैलिएंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। वहाँ से आप इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, राहुल गांधी एज ए एमपी रीइंस्टेट कर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी। पूरा जो मामला था ना वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सेक्शन 8(3) से संबंधित है, सेक्शन 8(3) और सेक्शन 8(4). देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में ना ये प्रोविजन है कि अगर किसी एमपी या एमएलए को 2 या फिर 2 से अधिक साल की सजा होती है ना तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जब उसका कन्विक्शन हुआ था ना वहीं से। पहले क्या हुआ करता था, इसी एक्ट में ना एक सेक्शन था, सेक्शन 8(4), सेक्शन 8 क्लास 4। इसमें यह बोला गया था कि जब किसी एमपी या एमएलए को 2 या 2 से अधिक साल की सजा हुई है ना तो उसे ना 3 महीने का एक पीरियड मिलेगा। 3 महीने के अंदर वो अपील फाइल कर सकता है हायर कोर्ट में अपने कन्विक्शन के अगेंस्ट, तो 3 महीने तक वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। बट ना सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में ना एक जजमेंट दिया था लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। इस जजमेंट में ये बोला गया कि ये 3 महीने वाली विंडो है ना कि किसी एमपी या एमएलए को 2 या 2 से अधिक साल की सजा हो गई, 3 महीने तक वो अपील फाइल कर सकता है, तब तक उसकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। ये विंडो खराब है, इसे ना सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था, यानी 3 महीने का प्रोविजन हटा दिया। तो मतलब जैसे ही कन्विक्शन हुआ उसी क्षण डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा एमपी या एमएलए का। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में यह भी कहा था कि संविधान का जो आर्टिकल 102 सेक्शन 1 है ना, ये 102 सेक्शन 1 है जो बताता है कब राज्यसभा से या फिर लोकसभा से किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ये सारे प्रोविजंस हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था संविधान का ये आर्टिकल 102 सेक्शन 1 ये ना कोई फर्क नहीं करता है सीटिंग एमपी के बीच में या फिर कैंडिडेट के बीच में जो इलेक्शन लड़ना चाहता है एमपी का, दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं करता है। इस वजह से 3 महीने का जो प्रोविजन है ना कि 3 महीने तक एमपी के पास में एक विंडो रहेगी, इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, तो ये 3 महीने का प्रोविजन गलत है। क्योंकि 3 महीने का प्रोविजन तो ये साबित करता है ना कि एमपीज को तो स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाएगी, जो ऑलरेडी एमपी हैं उनको तो 3 महीने का पीरियड मिलेगा ताकि उनकी मेंबरशिप ना जाए। लेकिन जो कैंडिडेट हैं जो इलेक्शन नहीं लड़ सकते इन सब रीजंस के कारण, अनसाउंड माइंड, ये सब, उनके पास तो कोई विंडो नहीं है, कोई फायदा नहीं है। जबकि दोनों को इक्वली ट्रीट करना जरूरी है, सीटिंग एमपी और कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, दोनों को। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये 3 महीने का जो विंडो है ना ये गलत है। लिली थॉमस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्राइक डाउन कर दिया था। अब दूसरा एस्पेक्ट यहां पे ये है कि देखो संविधान के आर्टिकल 103 में ना ये बोला गया है जो प्रेसिडेंट हैं वो अल्टीमेटली डिस्क्वालीफाई करेंगे, फॉर एग्जांपल इस केस में एमपी को। लोकसभा के सेक्रेटरी के पास में ये पावर नहीं थी, संविधान के अनुसार ये पावर प्रेसिडेंट के पास में थी। बट आपने देखा राहुल गांधी के केस में लोकसभा के सेक्रेटरी ने फैसला लिया अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कि राहुल गांधी को फिर से मेंबर के तौर पर रीइंस्टेट किया जाए, जबकि फैसला प्रेसिडेंट को लेना था। जब डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था तब भी प्रेसिडेंट को फैसला लेना था, अपना ऑर्डर पास करना था जजमेंट के बाद, और जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तब भी प्रेसिडेंट को यह फैसला लेना चाहिए था, ना कि लोकसभा के सेक्रेटरी को। क्योंकि संविधान में साफ तौर पे बोला गया है, ये देखो, डिसीजन ऑन द क्वेश्चंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। पिछले आर्टिकल में 102 आर्टिकल में जो प्रोविजंस दिए गए हैं ना डिस्क्वालिफिकेशन संबंधित, उसमें अंतिम जो ऑर्डर पास करना है प्रेसिडेंट को करना है, प्रेसिडेंट का डिसीजन इसमें फाइनल होता है। और
ऐसा कोई डिसीजन लेने से पहले प्रेसिडेंट जो है इलेक्शन कमिश्नर की ओपिनियन ले सकते हैं और उसी ओपिनियन के अकॉर्डिंग एक्ट कर सकते हैं। तो दो इश्यूज आपने समझ लिए। पहला, इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन का राइटर का ये व्यू है, इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाद में वो एक्विट हो जाते हैं ना एमपी या एमएलए, तो उनको नुकसान हो जाता है, क्योंकि 4-5 महीने बाद उनको कोर्ट के द्वारा बरी कर दिया गया, लेकिन 4-5 महीने में तो उनकी मेंबरशिप तो चली गई ना। तो कायदे से उनके पास समय होना चाहिए कि वो अपील फाइल कर सकें कन्विक्शन के अगेंस्ट, ताकि बाद में वो बरी हो जाते हैं तो ऐसा ना हो कि उन्हें फिर से इलेक्शन लड़ना पड़े। दूसरा इशू आपने समझ लिया कि प्रेसिडेंट को ऑर्डर पास करना चाहिए, लेकिन उनके द्वारा नहीं किया जाता, तो संविधान की अवहेलना है, ये संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज ये है, नेक्स्ट पॉइंट देखो इंपॉर्टेंट है। जब देखो किसी की मेंबरशिप जाती है ना, फॉर एग्जांपल इस केस में राहुल गांधी की गई, राहुल गांधी को कन्विक्शन भी हुआ और 2 साल की सजा भी हुआ। कन्विक्शन होना और उसके बाद सजा होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप बोलोगे सर कन्विक्शन के बाद ही तो सजा होती है, लेकिन कई केसेस में क्या होता है कि कन्विक्शन तो रहता है बट फिलहाल के लिए सजा टाल दी जाती है, इसलिए दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो क्वेश्चन ये है, क्या सजा फिलहाल के लिए अगर टल गई तो मेंबरशिप वापस आ जाएगी या नहीं आएगी? समझ गए? कन्विक्शन अभी भी है लेकिन फिलहाल के लिए सजा टाल दी गई है, तो ऐसे केसेस में मेंबरशिप चली जाएगी या फिर रहेगी। इस मामले में देखो हाई कोर्ट्स का व्यू तो अलग अलग है राइटर के अनुसार। ये देखो इलाहाबाद हाई कोर्ट सचिंद्र नाथ त्रिपाठी वर्सेस दूधनाथ 1987 का केस, हिमाचल प्रदेश कोर्ट का केस है विक्रम आनंद वर्सेस राकेश सिंघा 1994। इन्होंने ये व्यू रखा था, अगर सजा पर रोक लग भी जाती है ना कि अभी आपको सजा नहीं काटनी लेकिन कन्विक्शन रहेगा, आरोप जो सिद्ध हुए हैं वो अभी भी बरकरार रहेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में मेंबरशिप चली जाएगी, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा ऐसी सिचुएशन में। बट मद्रास हाईकोर्ट ने अलग व्यू लिया था 2001 में जयललिता केस में। इन्होंने ये बोला था जैसे ही सजा पर रोक लगा दी गई ना, उसी समय जो मेंबरशिप गई थी ना वो भी रद्द हो जाएगी। समझ गए? तो हाईकोर्ट्स का अलग अलग व्यू है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोला है। राहुल गांधी के केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल दिया, कन्विक्शन पर ही स्टे लगा दिया। कन्विक्शन पर स्टे लगा दिया तो इसका मतलब कोई दिक्कत थी ही नहीं, तो वैसे भी मेंबरशिप वापस आ गई राहुल गांधी की। बट सुप्रीम कोर्ट को इस बात पे क्लैरिफाई करना चाहिए कि सजा पर रोक लगाने से भी क्या मेंबरशिप वापस आ जाएगी, या फिर कन्विक्शन पर स्टे लगाना, कन्विक्शन को रद्द करना जरूरी है मेंबरशिप वापस पाने के लिए। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने ना इनडायरेक्टली इस केस में हिंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला, अगर देखो सजा 2 साल से 1 दिन के लिए भी कम होती तो राहुल गांधी की मेंबरशिप नहीं जाती। तो सुप्रीम कोर्ट ने फोकस किया क्वांटम ऑफ सेंटेंस पे, ना कि कन्विक्शन पे। क्वांटम ऑफ सेंटेंस पे सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादा फोकस किया है। तो इनडायरेक्टली तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ही है कि सजा पर रोक लगने से मेंबरशिप वापस आ जाएगी, बट फिर भी सुप्रीम कोर्ट को ना इस बात पे क्लैरिफाई करना चाहिए। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं कि देखो लिली थॉमस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये स्ट्रक डाउन कर दिया था ना कि 3 महीने की विंडो नहीं होगी, सीटिंग एमपीज या एमएलएज के पास तुरंत उनकी मेंबरशिप चली जाएगी। ये देखो जो सीटिंग एमपीज और एमएलएज है ना, उनका करियर तबाह करने वाला जजमेंट है। बहुत बार ना गलती कर देती हैं छोटी कोर्ट्स, जजमेंट खराब होता है लेकिन बाद में बरी हो जाते हैं एमपी एमएलए, लेकिन मीनवाइल उनकी मेंबरशिप चली जाती है, उनका पूरा करियर नष्ट हो जाता है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के एक एमपी राम शंकर कथेरिया से संबंधित केस था, उनका भी कन्विक्शन हुआ था, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर आगरा की जो सेशन कोर्ट थी ना, उन्होंने रोक लगा दी जजमेंट पे और उनकी मेंबरशिप बच गई। लेकिन ये तो रेयर एक्सेप्शन है, कोर्ट आमतौर पे इतनी एक्टिव होती नहीं है। 4-5 महीने, 6-8 महीने तो लग ही जाते हैं कुछ फैसला आने पर जो अपील फाइल की जाती है एमपी या एमएलए के द्वारा। तो इतनी देर में तो दोबारा से इलेक्शन भी हो जाता है उस सीट पर। मान लीजिए मेंबरशिप चली गई, मीनवाइल इलेक्शन भी हो गया, कोई और एमपी एमएलए बन गया, लेकिन 8 साल बाद कोर्ट ने बरी कर दिया, तो ये तो सिस्टम का नुकसान हो गया ना पूरा, कि जो एमपी एमएलए बेचारा निर्दोष था उसकी मेंबरशिप चली गई और उसकी जगह अब कोई और एमपी बन चुका है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने समझा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 से संबंधित। तो आज के डिस्कशन पर आधारित ये क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये प्री का क्वेश्चन है, इसके अलावा मेंस का क्वेश्चन आपको ये अटेम्प्ट करना है, पॉलिटी से संबंधित है, जीएस पेपर 2 का।
और इसका आंसर कल मैं आपको बताता हूँ। अभी आप कमेंट बॉक्स में आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। आर्टिकल जिन्होंने ध्यान से सुना है आसानी से ये क्वेश्चन वो सोल्व कर लेंगे। इसके बाद आज की एथिकल टर्म है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। जब देखो आप किसी पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन को अनफेयर ढंग से ट्रीट करते हो, किस वजह से? सिर्फ इस वजह से कि वो पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन अलग रेस के हैं, अलग सेक्स के हैं, अलग कास्ट के हैं, अलग धर्म के हैं, सिर्फ उनकी इन आइडेंटिटीज के कारण आप उनके साथ भेदभाव करते हो। जैसे पुराने समय में कुछ सेक्शंस को मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी, पढ़ने की अनुमति नहीं थी, एजुकेशन नहीं ग्रहण करने दी जाती थी। ब्रिटिश काल में भारतीयों के साथ में काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता था। महात्मा गांधी को फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट, ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से फेंक दिया गया था उनके स्किन के कलर के कारण। डॉक्टर BR अम्बेडकर के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था उनकी कास्ट की वजह से। अब देखो, आप समरी देख लीजिए, कल जो हमने आर्टिकल्स रिवाइज किए थे, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित एक डिबेट थी। एक तरफ थे रघुराम राजन, दूसरी तरफ मिनिस्टर। रघुराम राजन ये बोल रहे थे कि जो स्कीम है ना PLI सक्सेसफुल नहीं है। सरकार जो कहती है मोबाइल फ़ोन्स का एक्सपोर्ट बढ़ा है, मोबाइल फ़ोन का एक्सपोर्ट बढ़ा है, बट देश में सिर्फ मोबाइल फ़ोन की असेंबली हो रही है। जो कंपोनेंट्स है ना मोबाइल फ़ोन के, जैसे डिस्प्ले इत्यादि, उनका भी इंपोर्ट बढ़ा है। मिनिस्टर कहते हैं 6% इंसेंटिव हम दे रहे हैं, इकोसिस्टम बनाने के लिए ज़रूरी है। रघुराम राजन कहते हैं 6% जो इंसेंटिव है, ये पैसा इतना दे रही है सरकार, इससे तो एजुकेशन में खर्च किया जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। तो ये डिबेट हमने पूरी समझी थी। उसके बाद आर्टिकल ब्रिक्स से संबंधित था। ब्रिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसकी आज से समिट हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पे गए हैं अटेंड करने के लिए। देखो, ब्रिक्स में अभी ना चाइना का इन्फ्लुएंस है, SCO में भी चाइना है, इंडिया भी है। ब्रिक्स ना अभी एक प्रकार से ना एंटी वेस्ट ग्रुप बन के रह गया है। मतलब ऐसे रेजोल्यूशन पास किए जाते हैं जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ बोला जाता है, क्योंकि चाइना रशिया दोनों हैं। अब चूंकि इंडिया भी ब्रिक्स का पार्ट है, तो ना कुछ वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया से सवाल पूछते हैं कि भैया आप ब्रिक्स में रह के ऐसे रेजोल्यूशन पास कर होने देते हो जिसमें वेस्ट के खिलाफ बोला जाता है, वैसे आप हमारे साथ क्वाड जैसे ग्रुप्स में भी हो। तो इंडिया के सामने डायलेमा वाली सिचुएशन रहती है। ब्रिक्स बात बोलता है कि अल्टरनेटिव ग्लोबल ऑर्डर आना चाहिए, जैसे IMF का कोई विकल्प ऑर्गेनाइजेशन आनी चाहिए, वर्ल्ड बैंक के विकल्प में कोई ऑर्गेनाइजेशन आनी चाहिए। ब्रिक्स कहता है कि इन ऑर्गेनाइजेशंस में अभी USA का बोलबाला है। तो राइटर का यह मानना है कि ब्रिक्स के अनुसार अल्टरनेटिव ऑर्गेनाइजेशन आ भी गई ना, तो उसमें ना चाइना का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा। समझ गए? इंडिया का इन्फ्लुएंस ज्यादा नहीं होने वाला है, चाइना का दबदबा बढ़ेगा। तो इंडिया के सामने यह भी डायलेमा है, क्या ब्रिक्स में रहकर चाइना का विरोध किया जाए? अगर ब्रिक्स में रहकर चाइना का विरोध किया जाएगा तो कुछ देश ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हाँ भाई चाइना जो करवाना चाहता है वो हो, तो उनको ये ना लगे कि यार इंडिया तो हमेशा अड़ंगा डालना चाहता है। तो इंडिया के सामने ना काफी डायलेमा वाली सिचुएशन है कि ब्रिक्स में रहकर क्या किया जाए। इसके बाद प्रेसिडेंट स्पीच से संबंधित आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। दो चीज, भारत को कब गुलाम बनाया गया, 200 साल पहले या फिर 1000-1200 साल पहले। अभी ना कुछ जो लीडर्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि भारत को ना 200 साल पहले नहीं गुलाम बनाया गया था, 1000-1200 साल पहले गुलाम बनाया गया था, जब इन्वेडर्स ने इंडिया को इन्वेड करना स्टार्ट किया था। दूसरा उन्होंने बोला, वैसे तो हम भारतीयों की बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं, लेकिन सिटीजन की आइडेंटिटी सबसे ऊपर होनी चाहिए। लेकिन कोई भी भारतीय हो, किसी भी कास्ट का, क्रीड का, लैंग्वेज का, रीजन का, फैमिली का, प्रोफेशन का हो, लेकिन भारतीय होने की जो आइडेंटिटी है वो सबसे ऊपर होनी चाहिए। राइटर कहते हैं कि प्रेसिडेंट ने ना धर्म वर्ड छोड़ दिया, रिलीजन वर्ड छोड़ दिया, ये सोच समझ के उन्होंने किया, जबकि धर्म वर्ड भी यहां पे ऐड होना चाहिए था। लास्ट आर्टिकल चाइना की इकोनॉमी के स्लोडाउन होने से संबंधित है। वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है और इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफ़ी प्रभावित हुआ है, कम हो गया है। डेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 282% ऑफ GDP। क्यों स्लोडाउन है चाइना की इकोनॉमी? हाउसिंग सेक्टर कोलैप्स कर गया, 30% कंट्रीब्यूट करता है चाइना की इकोनॉमी में। लॉकडाउन का इंपैक्ट हुआ, बाकी वर्ल्ड के साथ कन्फ्लिक्ट चले चाइना के। टैक्स सेक्टर पे उन्होंने काफ़ी एक्शन लिए, मतलब कंपनीज को बड़ा होने से रोकने के लिए लिमिटेशन लगा दी टैक्स सेक्टर के ऊपर। इन सब का प्रभाव हुआ, जॉब कम हो गई, डोमेस्टिक डिमांड कम हो गई। अब इंडिया को क्या फ़ायदा नुकसान होगा? देखो, चाइना के स्लोडाउन होने से ना इंडिया को फ़ायदा नुकसान दोनों हो सकता है। अब नुकसान ऐसे होगा, चाइना में डिमांड कम, इंडिया भी बहुत कुछ एक्सपोर्ट करता है चाइना को। फ़ायदा यूँ हो सकता है कि देखो, चाइना में मेटल प्रोड्यूस होते हैं, इंडिया इंपोर्ट करता है, तो कम डिमांड के कारण हो सकता है कि चाइना की जो मेटल इंडस्ट्री है रेट कम कर दें, तो इंडिया को मेटल सस्ते मिलेंगे। हो सकता है कि वो प्रोडक्शन कम कर दें, प्रोडक्शन कम कर देंगे तो रेट बढ़ जाएंगे, तो फिर इंडिया को मेटल्स महंगे मिलेंगे।
इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया के पास में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल ब्रीफ में ये समरी है, आप रिवाइज कर सकते हो। तो हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।